Dear students, I am Ravindra Gurjar, RG sir, in front of you from Royal Institute, Head of Department and Senior Faculty of Physics, welcomes you on the digital platform of Royal. जैसा कि आप सबको पता है 5 मई 2024 को अभी नीट का जो पेपर हुआ है, मैं उसके लिए आपके लिए लेके आया हूँ फिजिक्स पेपर का डिटेल एनालिसिस। और आपको बता दूं कि 5 मई का जो पेपर हुआ है वो बच्चों का बहुत अच्छा है। जैसा कि मुझे बच्चों को मैसेज मिल रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। और जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं हुआ है उनको बेटा ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। अगर आप बाउंड्री लेवल पे भी है, कट ऑफ के आसपास भी है, तो आपने अभी तक जो पढ़ाई करी है और उसके बेस पे आपका जो रिजल्ट आया है और उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। तो यहाँ पे आगे आप जो भी करोगे आप जीवन में जरूर सफल होंगे। और अब बात करते हैं पेपर की। बात करें तो फिजिक्स का पेपर देखा जाए तो 2022 और 2023 की तुलना में थोड़ा सा मैं मॉडरेट या टफ लेवल पे मान सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो 2022 में आपका बायोलॉजी का पेपर थोड़ा सा जो था लेंथी आया था, 2023 में केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा सा लेंथी आया था, और 2024 में जाके आप देख पाओगे कि फिजिक्स का पेपर थोड़ा लेंथी बोल सकते हैं या अपन बोल सकते हैं थोड़ा सा ट्रिकी आया था। ठीक है ना? तो इसीलिए अपन इसको बायो और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ मानेंगे। और मैं ये भी कह सकता हूं 2022 और 2023 में जो पेपर आया था उससे थोड़ा सा टफ लेवल था। ठीक है ना? चलिए ओवरऑल अगर पेपर की बात करी जाए तो आपके जो टोटल क्वेश्चन थे 50 क्वेश्चंस, है ना? अगर मैं बात करता हूं, अगर आपके बायोलॉजी फिजिक्स में टोटल आपके जो 50 क्वेश्चंस थे, अगर मैं इस 50 क्वेश्चंस का अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं तो आप देख पाओगे इन 50 क्वेश्चंस में मैं यहाँ पे आपको क्लियर बता सकता हूं कि 30 क्वेश्चंस के आसपास, 30 क्वेश्चंस के आसपास जो था 30 क्वेश्चन के आसपास जो थे वो आपके जो क्वेश्चंस थे वो मैं इजी कैटेगरी में बोल सकता हूं, है ना? 50 में से ओवरऑल आपके जो 30 क्वेश्चंस थे उनको मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा? इजी कैटेगरी में बोल सकता हूँ। जो आपके 20 क्वेश्चंस थे उसमें से 15 क्वेश्चन जो होंगे उनको मैं आपको बोलूँगा कि ये एक मॉडरेट कैटेगरी के क्वेश्चंस है, और बाकी के जो 5 क्वेश्चन है जिनको मैं आपको टफ कैटेगरी में बोलूँगा। यहाँ पे टफ कैटेगरी बोलने का मतलब मेरा ये है कि कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके जो थे वो कंट्रोवर्सी वाले क्वेश्चन थे और वहां पे अपन इनको टफ कैटेगरी में गिन पाएंगे। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि टोटल ओवरऑल एनालिसिस देखा जाए तो 15 क्वेश्चन में आपके 30 क्वेश्चन जो इजी कैटेगरी में थे, 15 क्वेश्चन जो है वो आपके किसी मॉडरेट कैटेगरी में गिने जाएंगे, और 5 क्वेश्चन जो है वो आपकी टफ कैटेगरी में गिने जाएंगे। अब टफ कैटेगरी में उन क्वेश्चंस को भी ले रहा हूं जो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई है। नई एनसीईआरटी से लेके पुरानी एनसीईआरटी में कुछ लाइंस ऐसी थी जिससे कंट्रोवर्सी पैदा हुई है। तो ये 5 क्वेश्चन, जैसे वो एटम वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो ऐसे 5 एक क्वेश्चन जो है जिनमें थोड़ा सा क्या होता है डिफिकल्टी लेवल अच्छा था। ठीक है ना? और यहाँ पे थोड़ा कंट्रोवर्सी वाला भी है तो आप उसको टफ कैटेगरी में गिन सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके पास 50 क्वेश्चन में से ये आपके सामने है कि इतना परसेंट जो आपका था वो क्या था बेटा? इजी था, इतना परसेंट टफ था, और इतने आपके मॉडरेट क्वेश्चन थे ओवरऑल। अब बात करी जाए जब क्लास 11th और 12th पे, तो क्लास वाइज अगर मैं बात करूं, है ना, क्लास वाइज या सिलेबस वाइज जब बात करी जाए तो आपके क्लास 11th में जो पोर्शन होता है उसमें से केवल और केवल कितने आए बेटा? 17 क्वेश्चन आए। कितना है बेटा? 17 क्वेश्चन, है ना? तो क्लास 11th के जो क्वेश्चन आए वो केवल और केवल कितना बेटा? 17 क्वेश्चन आए। बाकी जो आपके क्वेश्चन थे वो क्लास 12 से आए। तो ये आप देख सकते हो क्लास 12th का जो सिलेबस था, क्लास 12th सिलेबस से आप देख पाओगे आपके पास अराउंड 33 क्वेश्चन थे बेटा, जो एक बहुत ही बड़ा मिसमैच था। आप कभी ऐसा मिसमैच देखते नहीं हैं। आप जब भी नीट के पेपर उठा के देखोगे तो आप देखोगे रेशियो जो आपको मिलता है 24 26 25 25 27 23 ऐसा मिल जाएगा, पर इतना ज़्यादा वेरिएशन 11th के सिलेबस और 12th के सिलेबस में होता नहीं है जो इस बार था, है ना बेटा? तो अपन नॉर्मली हम ये जरूर कहते हैं कि आपके 12th का पोर्शन ज़्यादा आएगा, पर इस बार का जो वेरिएशन था वो बहुत ज़्यादा था। 17 क्वेश्चन जो थे वो आपके किसके थे? क्लास 11th के थे। बाकी 33 क्वेश्चन आपके किसके थे? क्लास 12th के थे, जो एक बहुत ही बड़ा गैप आया था। अच्छा, यहाँ पे और मैं अगर बात करूं PYQ की, तो आप यहाँ देख पाओगे
पीवाईक्यू से एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं था, है ना। जो नीट के पीछे वालों के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी पीवाईक्यू है, एक भी क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट नहीं था। एज इट इज डाटा वाला कोई क्वेश्चन नहीं था। हालांकि यहाँ पे कंसेप्ट जरूर रिपीट हुआ है, पर एज इट इज क्वेश्चन एक भी रिपीट नहीं हुआ है। तो ये एक और चीज निकल के सामने ये है कि कोई भी पीवाईक्यू डायरेक्ट नहीं आया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। पीवाईक्यू के बेस्ड जो होता है आपके कंसेप्ट रिपीट हुआ है। और जैसा मैं बच्चों को पहले भी बोलता आया हूं, मैंने आपको हमेशा बोलता है कि एज इट इज पीवाईक्यू आपको नहीं मिलने वाले हैं, आपको उसके बेस या उसके कंसेप्ट वाले क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। तो कंसेप्ट रिपीट हुए हैं पर डायरेक्ट कोई पीवाईक्यू रिपीट नहीं हुआ है। 2023 में, 2022 का, 2021 का, 2015 से लेके जो भी पीवाईक्यू है यहाँ पे आप देख पाओगे एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, कंसेप्ट जरूर यहाँ पे रिपीट हुआ है। और यहाँ पे इस बार मैं आपको क्लियर क्वेश्चन बता सकता हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो केवल और केवल एनसीईआरटी फोकस थे। ध्यान रखना, जो एनसीईआरटी के अंदर से ही लाइनें उठ के आई है, तो एनसीईआरटी फोकस्ड जो क्वेश्चंस थे वो आपको डायरेक्ट यहाँ से उठ के आए हो, है ना। तो आपको क्लियर बता दूं, जैसे आपने देखा होगा जो एक केटीजे का क्वेश्चन आया था वो ले लो, आप ग्रेविटेशन का क्वेश्चन ले लो, है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट आपके क्या था एनसीईआरटी से बेस्ड थे। जो एटम वाली लाइन का जो कंट्रोवर्सी आ रही है, नई वाली और पुरानी वाली एनसीईआरटी, वो की एज इट इज लाइनें उठ के आई है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, 15 से 20 क्वेश्चन, जो मैं आगे अगर इन फ्यूचर एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको बता सकता हूं कि ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन दिया हुआ, एक या दो डाटा चेंज करके आपको क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं। तो आजकल बच्चे हालांकि स्मार्ट हो गए हैं, फिर भी पहले हम ये बोलते थे कि फिजिक्स में आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होता था, पर आजकल आपको क्या करना है बेटा, अब फिजिक्स की एनसीईआरटी भी आपको बिल्कुल ढंग से करनी पड़ेगी, है ना। तो ये आपका एक एनालिसिस था जो मैंने आपको बताया कि आपके कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आए थे। अब मैं टॉपिक वाइज बात करूं तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे अपना जो पहला चैप्टर था यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट, यहाँ मैं शॉर्ट्स में लिखूंगा, ठीक है। तो आप देखा होगा यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट है, उसके आपके 3 क्वेश्चन आए थे। कितना आया था? 3 क्वेश्चन। अगर बताया जाए कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, है ना, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन या 1D की बात करी जाए तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन या 1D में से देखा जाएगा आपका एक क्वेश्चन आया था वो ग्राफ वाला, जिसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको क्या निकालना था, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कन्वर्ट करना था। अगर मैं 2D की बात करूँ जाऊँ तो केवल एक क्वेश्चन आया था, वो सर्कुलर मोशन का था। किसका था? सर्कुलर मोशन का था, ठीक है ना। चलिए, अगर उसके बाद में जब बात करूं एनएलएम की, तो एनएलएम के 2 क्वेश्चन आए थे, एक ब्लॉक वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये आपका जो मैं बोल रहा हूं ना कि पीवाईक्यू का कंसेप्ट रिपीट हुआ है, तो एज इट कंसेप्ट हुआ था, डाटा रिपीट नहीं हुआ था। तो एनएलएम से 2 क्वेश्चन आए थे। अगर आप देख पाओ तो वर्क पावर एनर्जी, तो वर्क पावर एनर्जी से एक पावर का क्वेश्चन आया था, है ना, F.V वाला क्वेश्चन आया था। अगर रोटेशनल मोशन की बात करी जाए तो रोटेशनल मोशन में आपके 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। तो रोटेशनल क्वेश्चन में एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन आया था और एक आपका आ गया था रोलिंग मोशन, है ना। यहाँ पे भी बच्चों के दिमाग में कंट्रोवर्सी आती है कि सर रोलिंग मोशन तो आपके नीट सिलेबस से डिलीट कर दिया था, तो फिर रोलिंग मोशन का क्वेश्चन कैसे आ गया, ठीक है। तो ये ऊपर से क्वेश्चन आया था, पर हाँ उसको अपन रोलिंग मोशन बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करी जाए 11th क्लास में से, तो आपके ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर था उसमें से आपके पास 2 क्वेश्चन आए थे। आपका सॉलिड वाला जो चैप्टर था उसमें से आपका 1 क्वेश्चन आया था। फ्लूइड वाला जो एक चैप्टर था, फ्लूइड वाले में से आपके पास 1 क्वेश्चन आया था। अगर मैं बात करी जाए थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, अगर मैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करी जाए तो उसमें आपके पास 1 क्वेश्चन आया था। केटीजी का आपके पास वो ग्राफ वाला 1 क्वेश्चन आया था। थर्मोडायनेमिक्स में अगर देखा जाए तो आपको पता है कि थर्मोडायनेमिक्स जो था, है ना, उसमें आपका पीवी ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपने देखा था वर्क डन क्या हो, 0 हो। और एसएचएम की बात करी जाए तो आपका एक एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड वाला एक ही क्वेश्चन आया था। और एक सरप्राइजिंग फैक्टर यहाँ पे था कि वेव से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, वेव का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो आप यहाँ पे गिन पाओगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 क्वेश्चन जो थे वो क्लास 11th के बेस पे थे। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन 12th बेस पे थे। अगर 12th में भी अगर मैं बात करूं, है ना, थोड़ा सा क्लासिफाई करूं, तो आप यहां देख पाओगे इलेक्ट्रोस्टैटिक जो था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में अपन जो बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, उससे क्वेश्चन आया। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज से नहीं आया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से एक भी नहीं आया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस से कितने क्वेश्चन आ गए थे? 4 क्वेश्चन आ गए थे। करंट से देखा जाए किसे
करंट इलेक्ट्रिसिटी देखा जाए तो करंट के यहाँ पे आप देख पाओगे कि आपके पास 3 क्वेश्चन आए थे। और अगर आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट MEC की बात करो तो MEC का आपका 1 क्वेश्चन आया था। कितना आया था? 1 क्वेश्चन आया था। एक चैप्टर जो ऐसा था वो सबको सरप्राइज कर दिया, मैग्नेटिज्म मैटर। ये बच्चे जो होते हैं वो नीट में या जेई में, है ना, या बोर्ड में, ये अगर ज्यादा उनकी तैयारी नहीं होती है टाइम की कमी को देखते हुए, ये टॉपिक वो छोड़ देते हैं। और ये बहुत छोटा चैप्टर है, 3-4 पेज का, और सरप्राइज लिंक यहाँ 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से उठा के निकल के आएंगे। मैग्नेटिज्म मैटर कौन सा आया था? मैग्नेटिज्म मैटर। जब मैं बात करूं EMI की, तो EMI में देखा जाए तो 1 क्वेश्चन आया था वो लेंज लो वाला, ठीक है। उसके बाद में जब बात करता हूं AC की, तो AC में 2 क्वेश्चन आया था। एक ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था और एक कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था जिसमें आपको पीक करंट निकालनी थी। उसके बाद जब मैं बात करता हूं EM वेव्स की, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट का 1 क्वेश्चन आया था, तो EM वेव से 1 क्वेश्चन निकल के सामने आया। जब मैं बात करता हूं ऑप्टिक्स की, तो ऑप्टिक्स को भी बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया उन्हें। 2 क्वेश्चन तो रे ऑप्टिक्स के दिए और 2 क्वेश्चन क्या दिए था? वेव ऑप्टिक्स के दिए, है ना। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि रे ऑप्टिक्स का जो एक क्वेश्चन था, है ना, प्रिज्म वाला क्वेश्चन, वो थोड़ा सा बच्चों को उसने ट्रिकी बनाया था। वो क्वेश्चन बच्चों का थोड़ा दिमाग लगाना था और उसमें आपकी कैलकुलेशन करवाई और थोड़ा टाइम कंज्यूम भी किया था। और उसके बाद जब मैं बात करता हूँ एटम की, तो एटम में 2 क्वेश्चन आया था। इसमें एक तो नई NCERT और पूरी नई NCERT में स्टेटमेंट ही अलग अलग दे रखा है, तो ये कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन था। न्यूक्लियाई की बात करी जाए तो न्यूक्लियाई का 1 क्वेश्चन था रेडियो एक्टिविटी का। और आपको क्लियर बता दूं, रेडियो एक्टिविटी तो सिलेबस में नहीं है, रेडियो एक्टिविटी यहाँ से डिलीटेड पोर्शन था, फिर भी वहां से एक क्वेश्चन आया और वो आपका किसका था? न्यूक्लियाई का क्वेश्चन था। अगर मैं बात करूं जो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन DNMR की बात करूं, तो ड्यूअल नेचर में आपके पास 2 क्वेश्चन आए थे। ये आपका NCERT से क्लियर लाइन है जो उसकी लिखी हुई थी ना, उसमें से उठा के आपके दोनों क्वेश्चन आए DNMR के, ठीक है। और एक और यहाँ पे जो था इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको आप बोलते हो सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का जो चैप्टर था सेमीकंडक्टर, वो आपसे 4 क्वेश्चन आए थे। कितना आए थे? 4 क्वेश्चन। तो आप ऐसा देख पाओगे कि आपके ओवरऑल 12 के 33 क्वेश्चन आए। एक बहुत बड़ा मिसमैच हुआ है जो नॉर्मली होता नहीं है। क्लास 11th और 12th में से 50-50 या 55-45 ऐसा आ जाता है, 24-26, 27-23, है ना, ऐसा आ जाता है, 25-25 ऐसा रेशियो रहता है। पर पहली बार ऐसा हुआ है कि 11th के पोर्शन में से सिर्फ 17 क्वेश्चन आए और 12th के पोर्शन में से आपके 33 क्वेश्चन आए, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आए थे। तो जिन बच्चों ने NCERT को फोकस रखते हुए बहुत अच्छी तैयारी करी थी, उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। और मैं आपको थोड़ा बहुत कट ऑफ के बारे में बता दूं, तो कट ऑफ आपको दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, 620 के आसपास ±5 कर दो, तो 615 से 625 के बीच में कट ऑफ जाने वाली है। तो जो बच्चा बाउंड्री पे है वो अपना फ्यूचर पहले डिसाइड कर ले कि सर मुझे ड्रॉप करना है या नहीं करना है। कोई जरूरी नहीं कि आपको ड्रॉप करना है, ना मैं आपको फोर्स करता हूं कि आप ड्रॉप करिए, पर आपके दिमाग को क्लियर होना चाहिए कि हम आने वाले टाइम में मैं मेरे फ्यूचर को क्या देखता हूं। अगर किसको जल्दी नहीं है, अगर आगे बढ़ने की कोई जल्दी नहीं है, तो अगर उसके पास संयम है और वो ड्रॉप करना चाहता है, तो वापस कल से ही तैयारी करना चालू कर दीजिए बेटा। आपने जितना रिलैक्स रहना था, 5 दिन हो गए, रिलैक्स हो गए, ठीक है। और अगर आप बाउंड्री के आसपास भी हो, 610 से कम हो, बाउंड्री के आसपास भी हो, तो उस बच्चे को तैयारी कर लेनी चाहिए। क्योंकि आप सबको पता है नीट की जो टोटल गवर्नमेंट सीट है 55,880 है, और इससे कुछ ज्यादा सीटें आपके पास क्या है, प्राइवेट के पास है। तो मैं नॉर्मल बात करूं तो 55,880 गवर्नमेंट सीट मिल सकती है MBBS की। तो वो 620, 625, 615 इसके बीच में ही बेटा, इससे जो कम है उसको नहीं मिलने वाली है। और प्राइवेट से आपको नहीं करना है तो वापस आप अपनी तैयारी करना चालू कर दीजिए। वापस कह रहा हूं, उन बच्चों को निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जिनका पेपर खराब हुआ है। हम फिर से लड़ेंगे, फिर से उठेंगे, और आप ये प्रूव कर सकते हैं कि भाई इस बार जो मेरी कुछ चीज़ों में कमी रह गई या किसी कारणवश मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो इन फ्यूचर में अपना पेपर अच्छा कर सकता हूं। और कोई बच्चा बोले कि नहीं सर मुझे तो अब मुझे क्या करना है, ड्रॉप नहीं लेना है, तो वो अपना टारगेट डिसाइड करते हुए वो जहां पे भी जाएगा 100% सफल होगा, है ना। तो इसी के सीक्वेंस में मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पे आपको नंबर बेस स्कॉलरशिप मिलने वाली है। जो बच्चा नीट में 450 प्लस एक्सपेक्ट कर रहा है उसकी 100% स्कॉलरशिप है। और जो बच्चा कितना बेटा 400 प्लस अगर स्कोर कर रहा है तो उसको 70% स्कॉलरशिप मिलेगी। जो बच्चा 300 प्लस स्कोर कर रहा है उसको 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। जो बच्चा 300 प्लस स्कोर कर रहा है उसको 30% की स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये स्कॉलरशिप उन नीट वाले बच्चों के लिए है
जो आगे जाके नीट टारगेट बैच स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैं बता दूं, हमारा जो नीट का पहला बैच है वो 20 मई 2024 को स्टार्ट होने वाला है, और नीट का जो सेकंड बैच है वो 10 जून 2024 से स्टार्ट हो रहा है। उसी तरह मैं बता दूं, हमारा जेई फाउंडेशन बैच भी इसी पे कर रहा है कि जेई में जिसके 95 परसेंटाइल से ऊपर है उसको 100% स्कॉलरशिप है, 90 परसेंटाइल पे 70 है, 85 परसेंटाइल पे 50% है, और 80 परसेंटाइल पे 30% के आसपास है। और यहाँ पे आप देख पाओगे 12th परसेंटेज पे भी आपको स्कॉलरशिप दे रखी है। तो हमारे सारे बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। बैच होने की डेट आपको दे रखी है। पहला बैच जो है वो 20 मई को स्टार्ट होने वाला है, और सेकंड बैच हमारा 10 जून को स्टार्ट होने वाला है। तो जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है, जिसको लगता है कि मुझे ड्रॉप करना है, तो वो हमारा टारगेट बैच ज्वाइन कीजिए। मिलेंगे आपको टारगेट में। तब तक के लिए बाय बाय।